अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे कि इफ बोथ कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट्स आर फ्लोइंग इन अ सर्किट देन टोटल करंट विल बी। अगर आपसे टोटल करंट का पूछा जाए तो ड्यू ये हमारा ड्यू टू कन्वेंशनल करंट है और ये ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक करंट है। लेकिन आपको ये भी आपने याद रखना है कि सर्किट में मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट ही होता है, वो कन्वेंशनल करंट नहीं होता। क्योंकि मेटल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, कोई पॉजिटिव आयंस फ्लो नहीं करते। तो ये ओम्स लॉ की डिफरेंट ये फॉर्म्स हैं। तो अब देखिए इसमें जो आर है ये हमारा कांस्टेंट होता है। ये हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि जिस तरह हमारा होता है ना कैपेसिटेंस, सेम ये हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। जिस तरह जो कैपेसिटेंस होता है वो चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, इसी तरह जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता। और आपका ओम्स लॉ तभी आपका वैलिड रहेगा जब आपकी जो फिजिकल कंडीशंस है लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी कंडीशंस ये कांस्टेंट रहे, तब आपका ओम्स लॉ वैलिड होगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगा। जो ओमिक डिवाइसेस होते हैं उनका जो ग्राफ होता है वो लीनियर होता है, और जो नॉन ओमिक होते हैं उनका क्या होता है, वो इसमें कर्व आ जाती है। देखिए यहाँ तक जो ग्राफ है वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब करंट फ्लो होता है तो करंट क्या प्रोड्यूस करता है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो शुरू में ये हीटिंग इफेक्ट कम होता है तो लिहाजा टेम्परेचर में इतना इंक्रीज नहीं होता, तो ओम्स लॉ फॉलो हो रहा होता है। लेकिन जैसे ही आपने जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है इसमें जब करंट बहुत ज्यादा मतलब काफी टाइम के लिए गुजर है, वो पास होना वो हो जाता है, तो जैसे जैसे करंट बढ़ता चला जाएगा तो उसका जो हीटिंग इफेक्ट है वो भी बढ़ता चला जाएगा। और यहाँ पे आके इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। आपने वो अगर आप जो पहले जो बल्ब होते थे ना उसको अगर आप टच करें तो आपका जो हाथ है वो जल जाता था, तो इतना मतलब उसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका होता था। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो फिर ये जो ओम्स लॉ का जो रिलेशनशिप है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये वैलिड नहीं होगा, ये कोलैप्स कर जाएगा। यानी कि ओम्स लॉ हाई टेम्परेचर पर वैलिड नहीं होते, तभी तक वैलिड होंगे जब तक टेम्परेचर हमारा नियरली कांस्टेंट होगा। और जो फिलामेंट ऑफ बल्ब है ये नॉन ओमिक होता है। ये पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया है कि नॉन ओमिक डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। तो फिलामेंट ऑफ बल्ब और जो डायोड होते हैं, सेमीकंडक्टर्स, ये भी क्या होते हैं, ये नॉन ओमिक होते हैं, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। मैटर्स डेविएट फ्रॉम ओमिक बिहेवियर इफ हाई पोटेंशियल सर, डिफरेंसेस। ओमिक डिवाइस का एक एग्जांपल दे दें। जी, ओमिक डिवाइस का एक एग्जांपल दे दें। या मेरे माइंड में नहीं है कि ओम्स लॉ को कौन फॉलो करता है, कौन बताएगा, किसी को मालूम है तो। उजमा और यसरा आपको मालूम है ओम्स लॉ को कौन फॉलो करते हैं? मेटल्स करती है ना एक तो। सर फिलामेंट। नहीं, फिलामेंट नॉन ओमिक है, मेटल्स करती हैं। जो मेटल्स होते हैं ये फिलामेंट ओम्स लॉ बल्ब को तो फॉलो। नॉन ओमिक है। जी, मेटल्स के अंदर जो करंट फ्लो करता है ना वो ओमिक होता है। और कब तक ओमिक रहेगा, जब तक जो हाई पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई नहीं करेंगे। फॉर स्मॉलर पोटेंशियल डिफरेंस जो मेटल्स के अंदर जो करंट होगा वो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। क्लियर है? तो जिस तरह अगर आपको कैपेसिटेंस आती है तो आपको ये रेजिस्टेंस भी आपको आ जाएगी। व्हेन द रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सब देखिए जो कैपेसिटर्स का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता था, वहां पे जो जब हम ऐड करते थे वो वहां पर जो कैपेसिटेंस वो क्या हो जाती थी, लीनियर ऐड होती थी। तो वो कहता है कि देन सूटेबल रिलेशन फॉर डिटरमिन द पावर। आपने पावर की ये रिलेशनशिप पढ़ा है, पी इज इक्वल टू वी आई। यहां से हम स्टार्ट होते हैं। अब देखिए जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है वहां पे हमारा क्या होता है, वोल्टेज हमारा कांस्टेंट होता है। तो आई के आप वैल्यू पुट कर ले तो फिर हमारा रिलेशनशिप क्या बन जाएगा, वी स्क्वेयर ओवर आर। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि वी स्क्वेयर ओवर आर आपने कब यूज करना है, ये रिलेशनशिप आपने उस पर यूज करना है जब हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कांस्टेंट हो, या इन अदर वर्ड्स जब हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा और आपसे बोला जाए कि पावर का फार्मूला लगाएं, तो फिर आप ये फार्मूला लगाएंगे। और अगर हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो फिर आप पावर का फार्मूला क्या लगाएंगे, पी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर ओवर आई स्क्वेयर आर, ये फिर आप लगाएंगे।
क्लियर है? आज इंटरनेट ना काफी लोगों का खराब है। सिर्फ चार तीन बच्चे हैं। If 10 volt potential is applied across the series combination of two 5 ohm resistors, then the potential drop across the second resistor. अब ये देखिए सीरीज कम्बिनेशन, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस वो हमारा क्या होता है, डिफरेंट होता है। वो कहता है कि 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द सीरीज कम्बिनेशन ऑफ टू 5 ओम रेजिस्टर्स। दो आपको 5 ओम रेजिस्टर आपको दिए गए हैं। देन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द ओहमिक। तो इसमें हमें वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, और वो क्या पूछ रहा है, देन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेकंड रेजिस्टर। तो सेकंड रेजिस्टर में हमारी कितनी है? अब देखिए हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, और दोनों जो हमारे जो रेजिस्टर्स है दोनों की वैल्यू कितनी है, 5 ओम। इसकी भी 5 ओम है, इसकी भी 5 ओम है। तो मतलब है जितना पोटेंशियल का ड्रॉप यहाँ पर होगा उतना ही पोटेंशियल का ड्रॉप यहाँ पर भी होगा। तो इट मीन्स यहाँ पर हाफ पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, और जो बाकी पोटेंशियल का ड्रॉप वो हाफ यहाँ पर होगा। तो इट मीन्स यहाँ पर भी 5 वोल्ट पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, यहाँ पर भी 5 वोल्ट होगा। तो इसका आंसर क्या है? 5। क्लियर है? ये जो है ना सॉल्व हुआ, ये इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आवाज आ रही है मेरी? फिर उजमा यसर आवाज आ रही है? नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आई वी कर्व शोज द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। तो ये जो हमारा ग्राफ है ये किसको शो करता है? फिलामेंट ऑफ द बल्ब को शो करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ओम्स लॉ। तो ये भी ओम्स लॉ की फॉर्म है, बी इज इक्वल टू आई आर। अब आवाज आ रही है? मेरी तरफ तो माइक्रोफोन, आई थिंक सो आपको आवाज नहीं आ रही, तो फिर हम, ये इंटरनेट की इशू है कोई। तो वैसे भी तीन बच्चे हैं, तो फिर हम क्लास को यहीं पेंड कर देते हैं, ठीक है? तो कल फिर हम यहाँ से पढ़ेंगे।